नमस्ते दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप अच्छे हैं। वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ माय फाइनेंशियल प्लानिंग वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको पार्ट 1 अच्छा लगा होगा और आपके बहुत यूज़ आया होगा जो मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स उसमें बताई है। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि जो आपने फिगर कैलकुलेट किया था पार्ट 1 वीडियो में कि आपकी सेविंग्स कितनी हो सकती है पूरे साल में, उसको हम इस वीडियो में देखेंगे कि वो 5 फाइनेंशियल प्लानिंग एलिमेंट में हम उसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं आपको एक एक्सेल शीट से ये समझाने की कोशिश करूंगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आप बहुत आसान तरीके से कैसे वो 5 एलिमेंट में अपनी सेविंग्स को चैनलाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने एक एक्सेल शीट पहले से बना रखा है। आप देख रहे होंगे कि 5 एलिमेंट फाइनेंशियल प्लानिंग के इसमें मैंने कवर किए हैं। अब मैं आपको इस शीट के ज़रिए एक एक एलिमेंट के बारे में बताऊंगा और आपका सारा उसमें डाउट्स क्लियर हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक एनुअल फिगर है और एक मंथली फिगर है इनकम का। तो मैंने एक ड्रॉप डाउन दिया है, ये शीट मैं आपके साथ शेयर करूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं डाउनलोड करके। तो हम आज के एग्जाम्पल में कवर करेंगे कि किसी इंसान की अगर इनकम है 30,000, ही कैन बी अ सैलरीड, ही कैन बी अ बिजनेसमैन। तो अगर मंथली उसकी इनकम है 30,000 रुपीज़, तो सालाना उसकी इनकम हो गई 3,60,000। अब मैं अज्यूम कर रहा हूं कि वो 70% अपनी इस इनकम, मंथली इनकम का अपने ज़रूरतों में खर्चा करता है, जैसे कि रेंट, फीस, फूड, फ्यूल, ग्रॉसरीज, ये सब कवर करने के उसमें उसका 70% इनकम चली जाती है। उसके पास है 9,000 रुपये मंथली जो कि वो सेव कर सकता है, और वो 9,000 को अपने देखेंगे कि ये 5 एलिमेंट में वो कैसे डिवाइड कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, पहला एलिमेंट है इंश्योरेंस। बिफोर वी सेव एनीथिंग, हम सेविंग्स करने के पहले, क्योंकि इंडिया में देखा गया है कि पर कैपिटा इनकम एवरेज में 2021 में 1.5 लाख के करीब थी। तो एक एवरेज इंडिया का इंसान 1.5 लाख साल का कमाता है। तो सबसे पहले उसको ये श्योर करना है कि वो इंश्योरेंस ले। इंश्योरेंस में भी टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, ये 2 इंश्योरेंस मस्ट है। अपने हर एक के फैमिली में कोई एक वो बंदा होता है जो कि इंश्योरेंस एजेंट होता है, एंड जनरली देखा गया है कि वो LIC का इंश्योरेंस एजेंट होता है और सारी पॉलिसीज पूरे फैमिली मेंबर्स की वही कराता है। ट्रेडिशनली मैंने भी काफ़ी सारी पॉलिसीज इनिशियली कराई थी, बट देन ग्रेजुअली जब मैं समझा डिफरेंट पॉलिसीज के बेनिफिट्स को, तब मैं रियलाइज किया कि इंश्योरेंस इज नॉट फॉर यू, इंश्योरेंस इज फॉर द पर्सन who is dependent on you after you are gone. तो the best policy which you should take is term insurance. Endowment और money back policies जो होती है उसमें आपके yearly returns over a period of policy बहुत कम होते हैं। Average yield देखा गया है 3 से 4% का होता है in endowment and money back policy. So it is always suggested कि आप term insurance पे ध्यान दें और term insurance पे ही फोकस करें। अब टर्म इंश्योरेंस में भी काफी सारे राइडर्स होते हैं, जैसे क्रिटिकल इलनेस राइडर, एक्सीडेंटल बेनिफिट्स। मैं आपको ये सजेशन दूंगा अपने एक्सपीरियंस से कि इन राइडर्स को आप मत ऐड करिए, आप सिर्फ प्लेन टर्म इंश्योरेंस की एक पॉलिसी लीजिए। तो उसमें आप एलोकेट कर सकते हैं इंश्योरेंस के प्रति, टर्म एंड हेल्थ इंश्योरेंस के प्रति अप्रोक्सीमेटली 8% मैंने इस एग्जाम्पल में कंसिडर किया है। तो आपका मंथली आपको एलोकेट करना पड़ेगा सिर्फ 720 रुपए। अब यहां पे मैंने ये अजम्पशन लिया है कि आप 25 to 30 ईयर्स हैं, नॉन स्मोकिंग है, उस हिसाब से मैंने कैलकुलेशन लिया है। आप अपना एक्चुअल कैलकुलेटर रन करके देख सकते हैं कि आपका क्या प्रीमियम बैठेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने लिया है 25 गुना उसकी सैलरी का, मैंने यहां पे हिसाब लगाया है कि उसको टर्म इंश्योरेंस अगर वो लेता है तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर दिस इंडिविजुअल्स फैमिली। और 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस आता है 500 से 600 रुपए में। सेम गोज फॉर हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस मैंने लिया है उसके ईयरली इनकम का दुगना। तो अगर आप एलोकेट करेंगे पूरे साल में आपका 8 से 9,000 में ये दोनों इंश्योरेंस आराम से आ जाएगा। अब हेल्थ इंश्योरेंस में भी फैमिली फ्लोटर ले लीजिए आपकी, जिसमें स्पाउस और बच्चे कवर्ड हो, तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। पेरेंट्स जो कि एजेड हैं, अगर वो भी कवर हो जाते हैं फैमिली फ्लोटर में, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आप उनके लिए सेपरेट पॉलिसी भी ले सकते हैं, बट दिस इज आप और आपके फैमिली के
इंश्योरेंस की बात हम कर रहे हैं, तो जहां तक उसका सवाल है, तो आप टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी एक एक ले सकते हैं टू स्टार्ट विथ। और टर्म पॉलिसी भी आप एक बार में आप 90 लाख अगर नहीं लेना चाहते हैं, आप उसको बिल्ड कर सकते हैं। जैसे मैं अपने एक्सपीरियंस में एवरी 5 ईयर्स में टर्म इंश्योरेंस को टॉप अप करता हूं। तो जब मैं 31 ईयर्स का हुआ, तब मैंने एक 50 लाख की टर्म इंश्योरेंस ली। जब मैं 35 का हुआ, जैसे जैसे मेरी लायबिलिटीज बढ़ती गई, मैं रियलाइज किया कि मेरा टर्म पॉलिसी का अमाउंट ज्यादा होना चाहिए, तो मैंने 35 ईयर्स पे एक और 1 करोड़ की पॉलिसी ली। डिपेंडिंग एज एंड व्हेन योर इनकम एंड लायबिलिटीज आर गोइंग अप, आप अपना टर्म इंश्योरेंस का अमाउंट और कवरेज बढ़ा सकते हैं। नाउ कमिंग टू द सेकेंड एलिमेंट, टैक्स प्लानिंग। इस इनकम पे आपको कोई टैक्स प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी मंथली इनकम टैक्स ब्रैकेट के लिए एलिजिबल होती है, जहां पे आपको गवर्नमेंट को इनकम टैक्स देना पड़ता है, तब आप टैक्स प्लानिंग के लिए भी आपको मंथली अगर आप प्लान कर लेते हैं अपने सेविंग्स का, तो आप अच्छे से सेव कर पाएंगे और आपके लिए ईयर एंड पे बर्डन नहीं आएगा। तो टैक्स पे मैं ज्यादा टच नहीं कर रहा हूं और डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बट अगर आपको टैक्स में टैक्स प्लानिंग करनी है तो ELSS स्कीम है म्यूचुअल फंड की, जो कि 3 साल का मिनिमम लॉक इन है। बाकी जितने सारे प्रोडक्ट हैं उसमें लॉक इन पीरियड ज्यादा है, जैसे कि PPF में 15 साल है, किसान विकास पत्र में 7-8 साल है। तो ज्यादा लॉन्ग टर्म आपको लॉक इन अपने फंड्स को करना पड़ेगा, विच इज नॉट एडवाइजेबल। और ELSS इंडियन मार्केट्स आर डूइंग गुड, तो उस हिसाब से आपको रिटर्न भी अच्छा मिलता है। कमिंग टू द थर्ड एलिमेंट, विच इज प्लानिंग फॉर इमरजेंसी फंड। तो जनरली आप सुने होंगे काफी और एडवाइजर्स को, और जो कि इस फील्ड के लोग हैं, वो बोलते हैं कि आपका मिनिमम इमरजेंसी फंड 6 महीने का होना चाहिए। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना एलोकेट कर सकते हैं अपने सेविंग्स का पार्ट इमरजेंसी फंड के लिए। बट इमरजेंसी फंड इज प्रायोरिटी, क्योंकि जैसा देखा गया है कि पैंडेमिक में काफी लोगों का जॉब लॉस हुआ, सैलरी कट हुई, तो वो अगर आपके पास इमरजेंसी फंड है तो आप ये डिफिकल्ट पीरियड को मैनेज कर सकते हैं। अगर आपका जॉब चला जाता है तो आपके पास 6 महीने की सेविंग्स है। इमरजेंसी फंड में आपको ये इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी जितनी EMI चल रही है, प्लस आपका ये जो 70% खर्चा है जो कि फिक्स्ड है, वो आप कवर कर रहे हैं। तो यहां पे जैसे अगर आपका मंथली खर्चा है 21,000 और समझिए कि आपकी EMI एक 9,000 की चल रही है, तो 30 × 6 मिनिमम आपका 1,80,000 का सेविंग आपको बिल्ड करना है, और उस कॉर्पस को आपको छेड़ना नहीं है। अब ये आप फंड कार्व आउट करके ये सेविंग्स को आप कहां डिप्लॉय करेंगे, ये आपके ऊपर है। बट अगर आप मेरा सजेशन माने, आप इसका एक SIP करिए म्यूचुअल फंड में, जो कि आपको अच्छा रिटर्न दे, या फिर आप रिकरिंग डिपॉजिट करिए अपने बैंक में, जो कि आपको सिस्टमैटिक वे में जिस दिन आपकी सैलरी आती है उस दिन आपका SIP या फिर रिकरिंग डिपॉजिट का अमाउंट उसमें से डिडक्ट हो जाए, और वो ऑटोमेटिकली बिल्डअप होता रहे एज अ कॉर्पस। और एक बार आपका इमरजेंसी फंड बन गया, जो आप गोल अचीव करना चाहते थे, और उसके बियॉन्ड अगर आपको लगता है कि इमरजेंसी फंड में और पैसे नहीं डालने चाहिए, तो आप फिर वो अमाउंट को अपने दूसरे एलिमेंट्स में कार्व आउट कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, वैसे वैसे आपका इमरजेंसी फंड का रिक्वायरमेंट भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे अपनी इनकम बढ़ती है अपना लाइफस्टाइल चेंज होता जाता है। तो नेक्स्ट ईयर अगर आपकी इनकम 4.5 लाख हो गई, हो सकता है आप कुछ ऐसी लाइफस्टाइल में एक्सपेंसेस रेगुलर बेसिस पे इनकर करने लग जाते हैं, जिसके लिए आपको फ्यूचर में रिक्वायरमेंट हो सकती है एज एंड व्हेन देयर इज अ जॉब लॉस और अ रिक्वायरमेंट। फोर्थ एलिमेंट है अपना वांट्स में आप कोई स्किल डेवलपमेंट कोर्स करना चाहते हैं, कोई हॉबी परस्यू करना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको तो अपने सेविंग से ही कार्व आउट करके वो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप अपना असेस करिए कि कितना आपका रिक्वायरमेंट है वो हॉबी को परस्यू करने के लिए, तो ये आपके वांट्स में कवर हो जाता है। फिर अपने लास्ट एलिमेंट में चलते हैं, वो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, विच इज लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए प्लान करना। दैट इज रिटायरमेंट, वेडिंग एंड मे बी एनी लॉन्ग टर्म goals that you may have. So from that perspective, आप कंपाउंडिंग का बेनिफिट अगर डिराइव करना चाहते हैं, आप जितना अमाउंट इसमें पहले ज्यादा डालेंगे अपने सेविंग्स का, उतना आपको बेनिफिट होगा और उतनी जल्दी आप अपना कैपिटल या कॉर्पस क्रिएट करेंगे फॉर रिटायरमेंट पर्पस।
इसमें भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं। मैं अभी प्रोडक्ट्स कवर करना नहीं चाहता हूं। मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको ये कवरेज करके देना चाहता हूं कि ये 5 एलिमेंट में आप क्या मिस्टेक्स ना करें। तो रिटायरमेंट प्लानिंग में आप रिटर्न के पीछे मत भागिए। आपको एक कंजर्वेटिव प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना है। कंजर्वेटिव प्रोडक्ट्स कैन बी एनपीएस, अगेन म्यूचुअल फंड विच आर रिटायरमेंट ओरिएंटेड। तो वो आप अपने एडवाइजर से, अपने दोस्तों से जो कि इस चीज के बारे में जानकार हैं, या फिर मेरे फ्यूचर वीडियोस में इफ यू वांट आई कैन कवर दोस प्रोडक्ट्स आल्सो। बट फ्रॉम माय साइड, सिंस आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर, आई विल नॉट बी एबल टू रिकमेंड अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट कि आप इसी प्रोडक्ट के थ्रू इन्वेस्ट करिए। द आइडिया इज टू गिव यू अ अंडरस्टैंडिंग कि आपकी इनकम लेवल पे वंस यू हैव असेस्ड कि आप इतना एनुअली सेव कर सकते हैं, तो आप इन 5 एलिमेंट को ध्यान में रख के आगे बढ़िए और अपने सेविंग्स करिए। तो दोस्तों, यहां पे मैं एक बार पॉज करूंगा और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आप सब्सक्राइब करिए और अपने रिकमेंडेशंस और सजेशंस प्लीज मेरे को भेजिए, सो दैट आई कैन वर्क ऑन दोज टॉपिक्स एंड ब्रिंग इट टू यू। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन प्लीज लीव इट इन द कमेंट्स and I will get back to you. Namaskar. Thank you.